हेलो दोस्तों, मैंने जो प्राचीन इतिहास है ना, उसमें हम लोग को नोट्स बनाने में काफ़ी दिक्कतें आती है। और मैंने आज चैप्टर 1 का नोट्स बनाया है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे प्राचीन भारत के इतिहास का महत्व जो है कई कारणों से वो महत्वपूर्ण रहा है। और इसमें हम लोग जानते हैं कि प्राचीन इतिहास के अध्ययन से हमें क्या पता चलता है। प्राचीन भारत के जो लोग हैं उन्होंने क्या क्या शुरू किया था और क्या क्या हुआ था, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि कैसे उन लोगों ने कृषि की शुरुआत की और उसे संग्रह करने की प्रवृत्ति विकसित की और अपने जीवन यापन की सुव्यवस्थित किया। हमें जानकारी मिलती है कि किस तरह के प्राचीन भारत के लोग प्रकृति संसाधन का पता लगाया था। यानी प्रकृति जो संसाधन होते हैं, जैसे फल हो गए और प्रकृति से लकड़ी उकड़ी मिलता है वो हो गए, ठीक है, उसका पता इन लोगों ने कैसे लगाया। उसके बाद देखते हैं कि प्राचीन निवासियों ने भोजन और रहने की जगह तथा जो यात्राएं करते हैं उस साधन का पता उन्होंने कैसे लगाया। उसके बाद है कि खेती, बुनाई, कटाई, धातु निर्माण आदि की शुरुआत कैसे की। वनों को काटकर गांव, शहर से साम्राज्य की स्थापना कैसे उन्होंने की। इस सब के बारे में हम लोग को पता लगता है। उसके बाद हम देखते हैं अगले चैप्टर में, यहाँ पे है, ये है विविधता में एकता। यानी विभिन्नता में एकता, जो विभिन्न प्रजातियाँ और जनजातीय समूह के जुड़ाव के कारण काफ़ी रोचक भारतीय प्राचीन इतिहास रहा है। आर्य सबसे पहले भारत आए, उसके बाद ग्रीक, इंडो आर्य, सिथियन, हुन, तुर्क आदि ने भारत को अपना घर बनाया। इन सभी देशों से भारतीयों ने इनकी संस्कृति सीखी और भारत से इन सब देशों ने भारत की संस्कृति सीखी। इसलिए भारत विभिन्नताओं का देश है। जैसे कि आप लोग जानते भी हैं, भारतीय भाषाएं जो है पूर्वोत्तर भारत जहाँ पाक आर्य प्रजातियाँ बसी हुई है, वहाँ के लोग मुंडा या कोल भाषाएं बोलते हैं। वहीं छोटा नागपुर के पठार जो मुंडा परिसर है, यहाँ मुंडा संस्कृति का पूर्ववर्त विशेष उतना नहीं है जितना द्रविड़ संस्कृति की चौथी शताब्दी एवं आगे भी राजभाषा के रूप में संस्कृत उपयोग हुआ। हमारे भारत में 22 भाषाओं का मान्यता संविधान द्वारा मिला है। ईसा पूर्व 3वीं शताब्दी में अशोक ने तुरस्त दक्षिण को छोड़कर पूरे भारत में अपना साम्राज्य का विस्तार किया था। और अशोक के शिलालेख भारत पाकिस्तान के अधिकतम हिस्सों से लेकर अफगानिस्तान तक अलग अलग मिलते हैं। इसका थर्ड चैप्टर में देखते हैं कि फिर भी चौथी शताब्दी में समुद्रगुप्त ने गंगा से लेकर तमिल भूमि तक की विजय यात्रा की थी। 7वीं शताब्दी में चालुक्य राजा पुलकेशिन ने हर्षवर्धन को हरा दिया, जो पूरे उत्तर भारत के राजा थे। उत्तर विभिन्न धर्मों का भारत जो है विभिन्न धर्मों का पर्यायन देश रहा है। प्राचीन भारत में हिंदू, जैन और बौद्ध धर्म का उदय हुआ था। जो प्राचीन इतिहास था ना, उसी में ये उसका उदय हो गया था, जो अभी लोग मानते हैं। देश में लोग भले ही भिन्न भिन्न धर्मों और रीति रिवाजों को मानते हो, पर सारे देश में सभी की एक सामान्य पद्धति है। देश का नाम और भौगोलिक विस्तार, इसके बारे में हम जानते हैं। जो शक्तिशाली आर्य देश के कारण भारत का नाम आर्यवत पड़ा। यानी भारत देश का नाम कैसे पड़ा और किस कारणों से पड़ा। जो शक्तिशाली आर्य देश था, उस देश का नाम आर्यवत पड़ा, जैसे कि हम सभी जानते हैं। उसके बाद यहाँ पे है कि सारे देश का भारत देश है ना, उस भारत देश का नाम भारत नाम एक प्राचीन इतिहास के प्राचीन
वंश के नाम पर भारतवर्ष नाम दिया गया। भारत की इस एकता को विदेशियों ने भी सकारा है। वे पहली बार सिंधु या इंद्रस नदी के किनारे रहने वाले लोगों के संपर्क में आए, यानी विदेशियों ने आया था और उन्होंने भारत देश को इंद्रस नदी पर इंडिया रखा। विदेशियों ने रखा, ठीक है। फारसी और अरबी भाषाओं में इंडिया को हिंदू कहते हैं। उत्तर कुषाण काल में ईरानी शासकों ने सिंध क्षेत्र पर जीत हासिल की और इसका नाम हिंदुस्तान रखा। और ये हो गया जो है फर्स्ट चैप्टर का, उसका मैंने इस वीडियो बनाया है। अगर आप लोग चाहते हैं सेकेंड चैप्टर का वीडियो में लाऊं तो कमेंट्स करके बताएं मुझे।